everybody, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are doing well. Today I have come up with a very interesting as well as very crucial content for CA Foundation Law Indian Contract Act 1872. जनरली ये देखा जाता है कि जब स्टूडेंट्स फाउंडेशन में एंटर करते हैं और वो केस स्टडीज़ को फर्स्ट टाइम फेस करते हैं लॉ की, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि किस तरीके से आंसर राइटिंग किया जाए, किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को स्ट्रक्चर किया जाए, कैसे प्रोविजंस को कोट किया जाए, किस तरीके से उसका एनालिसिस होगा और किस तरीके से आंसर को कंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा उन्हें ये भी डिफ़िकल्टी होती है कि किस तरीके से कौन से प्रोविजंस कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि जनरली एक ही टाइप के क्वेश्चन पर अलग अलग प्रोविज़न अप्लाई होते हैं जो कि काफ़ी सिमिलर टाइप के लगते हैं। तो वो रिटेंशन लेवल को गेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा उनको टाइम लग जाता है जब वो खुद से उन केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हैं। तो आज की इस डिस्कशन में हम सारी की सारी केस स्टडीज़ को एड्रेस करेंगे, उन्हें आंसर किस तरीके से किया जाता है उसे भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट गोइंग, शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन 1। लेकिन उससे पहले हम एक बार ये भी जान लेते हैं कि किस तरीके से आंसर किया जाता है। अगर आपके सामने कोई केस स्टडी हो तो आप उसे किस तरीके से आंसर करेंगे। तो जनरली जो हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं वो होता है फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी कि जो केस स्टडी दी गई है उसको एक तरीके से कंप्राइज करके लिखा जाना फैक्ट्स ऑफ द केस में, उसका एकदम समरी। उसके बाद में उस केस पर कौन से प्रोविज़न अप्लाई हो रहे हैं हम उसे कोट करते हैं एक सेक्शन बनाकर कि प्रोविजंस एप्लीकेबल, एंड देन वो प्रोविजंस उस क्वेश्चन पर, उस केस स्टडी पर अप्लाई किस तरीके से हो रहे हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं। एंड देन फाइनली उस केस में पूछा क्या जा रहा है, यस या नो, कि सो एंड सो पर्सन कैन फाइल अ सूट और नॉट। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो हम कंक्लूड करते हैं कि यस ही कैन फाइल और ही कैन नॉट फाइल, यस इस कंटेंशन इज राइट और रॉन्ग। इस तरीके से हम एक से दो सेंटेंसेस में कंक्लूड करते हैं उस आंसर को। तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट रहता है। उसके अलावा थोड़ा सा इंटरचेंज भी किया जा सकता है कि पहले प्रोविजंस को लिख दिया गया, कौन से प्रोविज़न अप्लाई हो रहे हैं, देन फैक्ट्स ऑफ द केस का समरी लिखा एंड देन एनालिसिस करके कंक्लूजन किया। एंड कभी कभी किन्हीं केसेस में जब क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा नहीं हो तो उस केस में एनालिसिस एंड कंक्लूजन को साथ में भी लिखा जा सकता है, या फिर प्रोविज़न एंड एनालिसिस को भी कई बार हम साथ में लिख सकते हैं। लेकिन जनरल हमारा एफर्ट क्या रहेगा कि हम सारे सेक्शंस को अलग अलग करके लिखें। सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस लिखें, फिर प्रोविज़न लिखें, एनालिसिस लिखें एंड कंक्लूजन लिखें, जिसके कारण हमारा प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और जो मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में हमें एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट रहेगा कि किस तरीके से हम आंसर करेंगे। अब हम एक ही केस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसे किस तरीके से आंसर किया जाएगा। तो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन रिलेट करता है वो है जॉइंट प्रोमिसर से रिलेटेड सेक्शन 42। A, B, C एंड D आर द 4 पार्टनर्स इन अ फर्म। 4 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, कौन कौन, A, B, C एंड D। दे जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹6 लाख टू F। 4 लोगों ने जॉइंटली क्या प्रॉमिस किया है कि हम 6 लाख रुपए F को पे करेंगे। B एंड C हैव बिकम इंसॉल्वेंट। B was unable to pay any amount and C could pay only ₹50,000. A is compelled to pay the whole amount to F. Decide the extent to which A can recover the amount from D with reference to the provisions of Indian Contract Act 1872. अब यहाँ पर क्या हुआ है, 4 लोग A, B, C, D, 4 लोगों ने 6 लाख रुपीस बोरो किए थे F से और अब उन्हें रीपे करने हैं। अभी हुआ ये है कि B एंड C तो हो गए हैं इंसॉल्वेंट, B कुछ भी अमाउंट पे नहीं कर पाया और C ₹50,000 पे कर पाया, और A जो है वो उसे फोर्स किया गया कि वो सारा का सारा अमाउंट F को पे कर दे। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि A D से कितना अमाउंट रिकवर कर पाएगा। देखो B जो है वो तो कुछ भी पे नहीं कर पाया, इंसॉल्वेंट हो चुका है, उससे तो कुछ मांग ही नहीं सकता है। C भी मैक्सिमम 50,000 पे कर पाया तो उससे 50,000 मिल जाएगा। अब बचा जो अमाउंट है वो उसे D से लेना पड़ेगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि D का अमाउंट कितना निकल कर आता है। तो यहाँ पर पहले ये देखो कि 6 लाख का अमाउंट था,
तो अगर देखा जाए तो पर पर्सन की लायबिलिटी कितनी आ रही है, 1,50,000 रुपीज़। इसमें से बी तो कुछ भी पे नहीं कर पाया और सी जो है वो कर पाया है ₹50,000। ओके, तो सी का लॉस कितना निकल कर आ रहा है, 1.5 लाख में से 50,000 का तो मिल चुका है, 1 लाख रुपीज़ का सी का लॉस निकल कर आ रहा है और बी का लॉस कितना है, 1,50,000। ए की लायबिलिटी कितनी होनी है, 1,50,000 पर हेड के हिसाब से, डी की भी 1,50,000, ये सबकी पर हेड होनी चाहिए थी। तो ए और डी इतना पे करने के लिए तो लायबल है ही है, उसके अलावा इनको एक्स्ट्रा क्या पे करना रहेगा, सी के 1 लाख रुपए और उसके अलावा बी के 1,50,000 यानी कि 2,50,000 रुपीज़ तो टोटल लॉस हुआ, जिसे ए और डी में आधा आधा बांटा जाएगा। तो इस 2,50,000 को फिर से डिवाइड किया किससे, 2 से। अभी अमाउंट निकल कर आया 1,25,000, यानी कि बी एंड सी का टोटल लॉस 2.5 लाख रुपए निकल कर आया, जो कि ए और डी में आधा आधा बटेगा। 2.5 लाख का आधा कितना हुआ, 1,25,000। तो डी का टोटल लायबिलिटी कितना निकल कर आता है, 1,50,000 प्लस 1,25,000 इज इक्वल टू 2,75,000। तो ए डी से कितना रिकवर कर पाएगा, 2,75,000 का अमाउंट। ये तो हुआ हमारा कैलकुलेशन का पार्ट कि कितना अमाउंट निकल कर आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि हमें इससे आंसर करना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फैक्ट ऑफ द केस। देखिए इसे कैसे लिखा गया है, ए बी सी एंड डी have jointly promised to pay rupees 6 lakh to F, and meanwhile B and C have become insolvent. C could pay rupees 50,000 only, while B did not pay anything. Further, A was compelled to pay the whole amount. ये हो गया हमारे एकदम समरी, एकदम शॉर्ट में हमने इस क्वेश्चन को, इस केस को समराइज करके फैक्ट्स में लिखा। उसके बाद में यहाँ पर प्रोविजंस कौन से अप्लाई हो रहे हैं, प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं जॉइंट प्रोमिसर के, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने जॉइंटली कोई प्रॉमिस किया है तो अनलेस देयर इज़ अ इंटेंशन टू द कॉन्ट्रेरी इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सारे के सारे पार्टनर्स या सारे के सारे जॉइंट प्रॉमिसर लायबल होंगे उस अमाउंट को पे करने के लिए। When 2 or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears from the contract, such person must jointly fulfill the promise. सबको क्या करना पड़ेगा, jointly promise को fulfill करना पड़ेगा। Further, as per section 43 of the Indian Contract Act, when 2 or more persons make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promisers to perform the whole of the promise. यानी कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट या तो अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी नहीं है, तो फिर उस केस में जो प्रॉमिसी है वो एक अकेले प्रॉमिसर से भी सारा का सारा प्रॉमिस परफॉर्म करा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एफ ने ए से सारा का सारा प्रॉमिस, सारा का सारा अमाउंट पे करवाया, तो अगर अनलेस अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी, यानी कि अगर आपके पास अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी है तो फिर उस अग्रीमेंट की चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज जब अग्रीमेंट किया गया था उस अग्रीमेंट में एक्सप्रेसली लिखा होता कि ए सिर्फ 1.5 लाख रुपए के लिए ही लायबल है, बी सिर्फ 1.5 लाख रुपए के लिए ही लायबल है, सब जने इक्वली ही लायबल है, किसी और से कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बियॉन्ड 1,50,000 नहीं पे कराया जा सकता है। तो फिर उस केस में क्या हो जाता, उस केस में ए से 1.5 लाख से ज़्यादा रिकवर नहीं किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी नहीं है, तो उस केस में एफ जो है उसने सारा का सारा प्रॉमिस अकेले ए से परफॉर्म करा दिया। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है व्हेन 2 or more persons make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promisers to perform the whole promise. If any one of 2 or more joint promisers makes a default in such contribution, the remaining joint promisers must bear the loss arising from such default in इक्वल शेयर्स। यानी कि अगर जॉइंट प्रोमिसर्स में से कोई पर्सन डिफॉल्ट करता है कंट्रीब्यूशन में, तो फिर जो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर है वो क्या करेंगे, उस लॉस को, उस डिफॉल्ट को आधा आधा इक्वल बेयर करेंगे। तो यहाँ पर बी एंड सी ने क्या किया, डिफॉल्ट क्या है,
टोटल डिफॉल्ट कितने रुपए का किया है, 2,50,000 का। तो इस 2,50,000 की डिफॉल्ट को जो बाकी के जॉइंट प्रोमिसर्स हैं जो कि ए एंड डी हैं वो इक्वल शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बेयर करेंगे। अब यहाँ पर आता है हमारा एनालिसिस का पार्ट। ये तो हमने प्रोविजंस लिखे कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं। पहला ये कि अगर अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी नहीं है तो फिर उस केस में सारे प्रोमिसर जॉइंटली प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा अगर प्रॉमिसी चाहे तो किसी एक जॉइंट प्रॉमिसर से भी सारा का सारा प्रॉमिस परफॉर्म करा सकता है। और उसके अलावा अगर कोई जॉइंट प्रॉमिसर कोई डिफॉल्ट करता है तो उस केस में बाकी के जो जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं उनको सारा लॉस इक्वली बेयर करना पड़ेगा। तो ये तो प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए हमारे पास में। अब देखते हैं एनालिसिस। In the instant case, A, B, C and D have jointly promised to pay rupees 6 lakh to F. B and C have become insolvent. B was unable to pay any amount and C could pay only rupees 50,000. A is compelled to pay the whole amount to F. Hence, A is entitled to receive rupees 50,000 from C and rupees 2,75,000 from D as worked out below. अब यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट कितनी बोरो की गई थी, 6 लाख। सी का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 50,000। कंट्रीब्यूशन ए एंड डी का जॉइंटली कितना निकल कर आएगा, 5,50,000 का हाफ कर दिया। आप दोनों तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली टोटल अमाउंट में से सी से जितना मिला वो लेस कर दीजिए और दोनों में इक्वल बांट दीजिए। उसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो दोनों पर्सन्स का बी एंड सी का डिफॉल्ट निकल कर आ रहा है उससे आधा आधा ए एंड डी में बांट दें। तो दोनों तरीके से आपकी कैलकुलेशन हो सकती है। बोथ विल बी इक्वली कंसीडर्ड। यहाँ पर डी का कंट्रीब्यूशन कितना निकल कर आया है, 2,75,000। रेफरिंग टू द प्रोविजंस एंड एनालिसिस, टोटल अमाउंट ए कैन रिसीव फ्रॉम सी एंड डी कम्स टू रुपीज 3,25,000। ए टोटल कितना रिसीव कर पाएगा, सी एंड डी से 3,25,000। कैसे, 2,75,000 तो डी से और उसके अलावा 50,000 रुपये मिलेंगे उसे सी से। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर, पूरा स्ट्रक्चर्ड आंसर जिसमें हमने प्रोविजंस, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड उसके अलावा फैक्ट्स ऑफ द केस भी लिखा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर जो कि रिलेट करता है माइनर के अग्रीमेंट से। Examine the validity of the following contract as per the Indian Contract Act 1872 giving reasons. X aged 16 years borrowed a loan of rupees 50,000 for his personal purposes. Few months later, he had become major and could not pay back the amount borrowed on due date. The lender wants to file a suit against X. X जो है वो माइनर है, उसने 50,000 रुपीज़ का लोन पर पर्सनल पर्पसेस के लिए लिया। अभी कुछ महीने बाद वो बन गया है मेजर। कुछ महीने बाद तो वो बनेगा नहीं, कुछ साल बाद ही बनेगा क्योंकि वो 16 साल का है, राइट। तो एंड ही कुड नॉट पे बैक द अमाउंट। द लैंडर वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स। अभी माइनर जो है मेजर हो चुका है और ये लैंडर इस पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहता है। तो हमें बताना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड है या नहीं है। ये लैंडर इस एक्स के अगेंस्ट सूट फाइल कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, सक्सीड हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए और कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए एंड अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सेक्शन 11 भी बात करता है कि एक पर्सन कॉम्पिटेंट कब कहलाएगा, जब वो मेजर है, जब वो 18 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर एक पर्सन जो कि माइनर है उसने अग्रीमेंट में एंटर किया है, वो भी पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया है। तो यहाँ पर ये जो अग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है। उसके अलावा हम केस लॉ का रेफरेंस दे सकते हैं, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। तो पढ़ते हैं हमारे इस आंसर को। फैक्ट्स ऑफ द केस वही हमने लिख लिया, एक्स बोरो रुपीज 50,000 व्हेन ही वाज अ माइनर। इन द मीन टाइम व्हेन ही टर्न्ड मेजर एंड डिड नॉट पे बैक द लोन, लेंडर वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम। अब प्रोविजंस कौन से एप्लीकेबल होंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज of the age of majority according to the law
to which he is subject and therefore a minor is not competent to contract and any agreement with or by minor is void from the very beginning. माइनर के साथ में कोई भी अग्रीमेंट किया जाता है तो वो void ab initio होगा, void from the very beginning होगा. A minor cannot ratify it on attaining the majority as the original agreement is void ab initio. और जब वो मेजर हो जाता है उसके बाद में भी वो इस अग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता है, फॉर द रीज़न दैट the original agreement was void ab initio and the void agreement cannot be ratified. According to section 68 of the act, which talks about quasi contract, a claim for necessary supply to a minor is enforceable by law. अगर आप माइनर को नेसेसरी सप्लाई करते हो तो वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है और वो पूरी तरीके से एनफोर्सिबल होता है. Necessaries means that those things that are essentially needed by a minor, जो कि माइनर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ऐसी चीज़ें सप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए जो क्लेम होता है वो एनफोर्सिबल होता है. They cannot include luxuries or costly or necessary articles. नेसेसरीज में लग्जरीज, कॉस्टली या फिर अननेसेसरी आर्टिकल्स नहीं आते हैं. Analysis: in the present case X, the borrower was the minor at the time of making the loan, therefore the agreement was void ab initio. Attaining majority thereafter will not validate the contract nor X can ratify it. अगर आप मेजर हो गए तो ऑटोमेटिकली तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट होगा ही नहीं, उसके अलावा वो चाहे भी तो उससे रेटिफाई नहीं कर सकता है. The loan was for personal purposes and not for necessary supply to him. Hence, the lender cannot file a suit against X for recovery of the loan as it is not enforceable by law. ये enforceable ही नहीं है तो law, ये जो lender है वो किस तरीके से सूट फाइल कर पाएगा, वो सक्सीड नहीं हो पाएगा. The lender will not be able to succeed in the given case. तो यहाँ पर हमने प्रोविजंस लिखे. उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर केस लॉ रेफर कर सकते हैं, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष. अगर आप केस लॉस को याद कर सकते हैं तो दैट वुड बी वेरी गुड, दैट वुड बी एन एज इन द एग्जामिनेशंस. आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा अगर आप सारे केस लॉस को याद रखते हैं तो. और मोहरी बीबीज वर्सेस धर्मदास घोष इज समथिंग वेरी वेरी जनरल केस लॉ जिसे आपको याद रखना चाहिए. तो ये हुआ हमारा सेकेंड क्वेश्चन. बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर जो अगेन बात करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. जे कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर के एट अ फॉरेन पोर्ट. G's government afterwards declare war against the country in which the port is situated and therefore the contract could not be fulfilled. K wants to file a suit against J. J जो है उसने K के साथ में एक अग्रीमेंट किया. क्या अग्रीमेंट किया कि कुछ कार्गो शिप के थ्रू J जो है एक फॉरेन कंट्री में फॉरेन पोर्ट पर पहुंचाएगा. अभी जे इस सामान को, इस कार्गो को आगे पहुंचा पाता उस फॉरेन पोर्ट पर, उससे पहले जे की गवर्नमेंट जो है उसका उस जो कंट्री जिस कंट्री में जिस फॉरेन कंट्री में पोर्ट सिचुएटेड था उस कंट्री के साथ में वॉर डिक्लेयर हो गया, यानी कि वो एनिमी कंट्री हो गई. जे की कंट्री एंड वो फॉरेन कंट्री एनिमी कंट्रीज हो गए. अभी जे इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाया बिकॉज यू कैन नॉट ट्रेड विद एनिमी. ओके, सो के जो है वो जे के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाया इसलिए. तो फैक्ट ऑफ द केस में हमने सेम चीज़ लिखी. जे कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इन कार्गो फॉर के एट फॉरेन पोर्ट. आफ्टरवर्ड्स war is declared against the country in which the port is situated and therefore the contract could not be fulfilled. K wants to file a suit against J. प्रोविजंस क्या एप्लीकेबल होंगे? ट्रेडिंग विद एनिमी. हमने अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन में हमने कुछ पढ़ा था. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था ट्रेडिंग विद एनिमी, यानी कि आप एनिमीज के साथ में ट्रेड नहीं कर सकते हैं बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज इलीगल. ओके, तो अगर आप एनिमी के साथ में ट्रेड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इलीगल कैटेगरी में आ जाएगा.
इसलिए वो एक तरीके से इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर कोई कंट्री एनिमी कंट्री आफ्टरवर्ड्स डिक्लेयर हो जाती है, तो ये इम्पॉसिबिलिटी में काउंट होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। ट्रेडिंग विद एनिमीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद अ पर्सन owing allegiance to government of enemy country is declared as agreement opposed to public policy, hence void. As per section 56 of Indian Contract Act, the subsequent or supervening impossibility renders the contract void. Supervening impossibility may take place owing to various circumstances as contemplated under that section, one of which is the declaration of war subsequent to the contract made. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी किस लिए हो सकती है? चेंज इन लॉ हो गया, चेंज इन सर्कमस्टांसिस हो गई, या फिर कुछ ऐसा चेंज हो गया, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स जो है, नॉन अकरेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स कंटेम्पलेट इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट वर वेरी नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऐसा कुछ होता है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होता है, तो उसके कारण आपका जो अग्रीमेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाएगा, and hence it will be a void contract. Analysis: in the instant case, the contract when made between J and K was valid. जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब तो वो वैलिड था, बट आफ्टरवर्ड्स J's government declares war against the country in which the port is situated, as a result of which the contract becomes void. Hence, K cannot file a suit against J for performance of the contract. Conclusion: as per the above provision and analysis, K will not be able to proceed against J for breach. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन 3 का आंसर वो कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि अगेन रिलेट करता है अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी से। मिस्टर एस, एज 58 years, was employed in a government department. He was going to retire after 2 years. Mr. D made a proposal to Mr. S to apply for voluntary retirement from his post so that Mr. D can be appointed in his place. Mr. D offered a sum of rupees 10 lakh as consideration to Mr. S in order to induce him to retire. Mr. S refused at the first instance, but when he evaluated the amount offered as consideration is just double of his cumulative remuneration to be received during the tenure of 2 years of employment, he agreed to receive the consideration and accepted the above agreement to receive money to retire from his office. Whether the above agreement is valid, explain with reference to the provisions of Indian Contract Act 1872. यहाँ पर S जो है उसकी एज है 58 years, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे एम्प्लॉयड है और 2 साल में उसका रिटायरमेंट होने वाला है। अब डी एक बंदा आता है और एस को वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए ऑफर देता है कि आप अभी इमीडिएटली रिटायरमेंट ले लो और बदले में मुझसे 10 लाख रुपए ले लो। एस पहले तो मना करता है, लेकिन उसे बाद में अंदाज़ा होता है कि यार मेरी जो 2 साल की सैलरी होने वाली है उसका जस्ट डबल अमाउंट मुझे अभी मिल रहा है, यानी कि अगर मैं 2 साल काम भी करूँगा तब भी मुझे इतना अमाउंट नहीं मिल पाएगा जितना मुझे अभी मिल जाएगा, वो भी रिटायर होके। तो एस जो है वो ये रिटायरमेंट के लिए अग्री कर जाता है और ये अग्रीमेंट में एंटर कर जाता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस अग्रीमेंट इज़ वैलिड और वॉइड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक ऑफिस में कोई पर्सन है, उसे इंड्यूस किया जा रहा है कि अर्ली रिटायरमेंट ले लो, किसी आउटसाइडर के द्वारा या फिर किसी ऑफिस के एम्प्लॉय के द्वारा भी। गवर्नमेंट नहीं वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रही, यहाँ पर कोई पर्सन पर्सनली ऑफर दे रहा है कि आप रिटायरमेंट ले लो सो दैट कोई और पर्सन उसकी जगह पर यहाँ पर उस जॉब में, उस नौकरी में लग जाए। तो यहाँ पर प्रोविज़न कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है? ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स, जो कि किसका पार्ट है? अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी विच इन टर्न रिलेट्स टू इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। जब हम इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन पढ़ रहे थे उसमें जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो था अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई भी अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो वो इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन की कैटेगरी में आएगा।
और इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन के अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का एक पॉइंट था ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस, यानी कि कोई भी मॉनिटरी कंसीडरेशन दिया जा रहा है पब्लिक ऑफिसेस में आने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए, या फिर किसी पर्सन को इंड्यूस किया जा रहा है जल्दी रिटायरमेंट लेने के लिए, तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। देखते हैं हमारा ये पर्टिकुलर केस। Facts of the case: Mr. S, employed in a government department, was about to retire after 2 years. Mr. D offered him a sum of rupees 10 lakh in consideration of his early retirement. Mr. S agreed to his proposal. Okay, तो ये हमारा fact of the case हुआ, एकदम small सा। Then provisions: as per section 23 of Indian Contract Act 1872, an agreement to trafficking in public office is opposed to public policy as it interferes with the appointment of a person best qualified for the service of the public. Then an agreement to pay money to a public servant in order to induce him to retire from his office so that another person may secure the appointment is void. Analysis क्या होगा? The given problem talks about entering into an agreement for traffic related to public office, which is opposed to public policy. Public policy requires that there should be no money consideration for the appointment to an office in which public is interested. जहाँ पर भी public interested है वहाँ पर अगर आप पैसे देकर कोई अग्रीमेंट कर रहे हो कि मैं इस जगह पर आ जाऊँ, यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लूँ, तो फिर वो अग्रीमेंट ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। Such consideration paid being opposed to public policy is unlawful. किस में आ जाएगा? Unlawful में। Here Mr. S promised to promise of sale for Mr. D an employment in the public services is the consideration for Mr. D's promise to pay rupees 10 lakh. Therefore, in terms of the above provisions of the Indian Contract Act, said agreement is not valid. Conclusion क्या होगा? The agreement is void as the consideration being opposed to public policy is unlawful. तो ऑल इन ऑल हमें कौन से प्रोविज़न कोट करने हैं? ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज। उसके अंदर भी हमें क्या स्पेसिफाई करना है? अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को इंड्यूस कर रहे हैं अर्ली रिटायरमेंट के लिए तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Mr. Ramlal Birla was a big businessman of Pune city, having 2 sons and 1 married daughter. He decided to gift his house to his daughter. For this purpose, he called his lawyer at his house and made a written document for such gift. The lawyer advised him to get the transfer document properly registered. When both were going for registration of document, they met with an accident and both of them died. Later, the daughter found the document and claimed the house on the basis of that document. Explain whether she can get the house as gift under the Indian Contract Act 1872. रामलाल बिरला जो है पुणे सिटी के एक बिजनेसमैन हैं। दोनों इनके 2 बेटे थे और एक मैरिड डॉटर थी। इन्होंने सोचा कि एक हाउस अपनी डॉटर को गिफ्ट करें। उसके लिए उन्होंने लॉयर से एडवाइस ली, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया और जब वो उसे रजिस्टर कराने जा रहे थे, लॉयर और रामलाल बिरला दोनों का गेम ओवर हो गया। और अभी यहाँ पर डॉटर को वो रिटन डॉक्यूमेंट मिला, अभी वो उस हाउस को क्लेम करना चाहती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर एज अ गिफ्ट। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि क्या वो ऐसा कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। यहाँ पर केस कौन सा अप्लाई हो रहा है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में जो कंसीडरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है वो वाला, कि if the contract is made under natural love and affection, there is no requirement of consideration provided 4 conditions are fulfilled. First, there must be natural love and affection. Second, there must be relation between the parties. Third, the document must be written. And fourth, the document must be registered. तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, रिलेशन भी है, डॉक्यूमेंट रिटर्न भी है, लेकिन रजिस्टर होना रह गया है। जब वो रजिस्टर कराने जा रहे थे तभी उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर ये रजिस्टर नहीं होने के कारण गिफ्ट को क्लेम नहीं किया जा सकता है। यही प्रोविज़न हमें यहाँ पर कोट करने हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस: मिस्टर रामलाल बिरला डिसाइडेड टू गिफ्ट हिज हाउस टू हिज डॉटर. ही मेड अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर सच गिफ्ट. However, before he could get the document registered, he met with an accident. Later, the daughter
found the document and claimed the house on the basis of that document. Provisions. Section 25 of Indian Contract Act provides that an agreement made without consideration is valid if it is made on account of natural love and affection. Parties stand in a near relation to each other. दोनों में relation होना चाहिए near. उसके अलावा it is expressed in writing and it is registered under the law for the time being in force for the registration of documents. In other words, a written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is enforceable without consideration. यही बात को इसने फिर से एक सेंटेंस में लिखा है. Analysis. In the instant case, the transfer of house made by Mr. Ramlal Birla on account of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is written. However, it is not registered, hence the transfer is not enforceable. क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर नहीं हो पाया इसलिए इसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है. सो कंक्लूजन will be Ramlal Birla's daughter cannot get the house as gift under Indian Contract Act 1872. एकदम सीधा सा क्वेश्चन था, एकदम इसका सीधा सा आंसर था. 4 कंडीशन आपको याद रखनी. नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, नियर रिलेशन होना चाहिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके अलावा वो रजिस्टर भी होना चाहिए. तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5. पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर. Mr. Y is a devotee and wants to donate an elephant to the temple as a part of core part of ritual worship. He contacted Mr. X who wanted to sell his elephant. Mr. X contracted with Mr. Y to sell his elephant for rupees 20 lakh. Both were unaware that the elephant was dead a day before the agreement. Referring to the provisions of Indian Contract Act, explain whether it is a voidable or valid contract. आपको बताना है कि valid है, voidable है या फिर valid contract है. Y जो है वो एक डिवोटी है, एक भक्त है जिसे एलिफेंट दान करना है, डोनेट करना है टेम्पल में. उसने X को कांटेक्ट किया. X को अपना एलिफेंट बेचना था और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि Y जो है एलिफेंट के लिए रुपीज़ 20 लाख देगा और एलिफेंट को ले लेगा. लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि यहाँ पर जो एलिफेंट है वो एक दिन पहले ही डेड हो चुका है. तो दोनों की तरफ से मिस्टेक हो चुकी है, दोनों को पता नहीं था. अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता है. सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, डेड हो चुका है ऑलरेडी. सो इट इज़ अ वॉइड अग्रीमेंट. क्या है ये? वॉइड अग्रीमेंट है या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. मेनली तो ये वॉइड एब इनिशियो है क्योंकि स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म था. तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होने के कारण वो वॉइड एब इनिशियो है. Facts of the case: Mr. Y contracted Mr. X to purchase his elephant for rupees 20 lakh. Both the parties to contract were unaware that the elephant was dead before agreement. Provision कौन सा अप्लाई होगा? As per section 2 clause J of Indian Contract Act, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be so enforceable. The fact of impossibility may be known or unknown to the promisor or promisee. It may be added by clarification here that the term agreement shall be understood as agreement. यहाँ पर contract को agreement के जैसे समझा जाएगा क्योंकि यहाँ पर impossibility ab initio है. So, when the parties agree upon doing something which is obviously impossible in itself, the agreement would be void. Impossible in itself means impossible in the nature of things. यहाँ पर impossible है अपने आप में क्योंकि nature of things ही ऐसी है. एलिफेंट ही डेड हो चुका है ऑलरेडी. द फैक्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी मे बी और मे नॉट बी नोन टू द पार्टीज. व्हेन बोथ द पार्टीज एंड द promisor and promisee are ignorant of the impossibility of the performance, the contract is void. Analysis: in the instant case, Mr. X and Mr. Y were ignorant of the fact that the elephant was dead and therefore the performance of the contract was impossible from the very start or impossibility ab initio. Hence this contract is void being not enforceable by law. यहाँ पर ये contract या फिर ये agreement ही क्या है? enforceable नहीं है क्योंकि यहाँ पर contract को या agreement को perform करना possible है ही नहीं.
अगर सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, सो देन यू कैन नॉट एग्जीक्यूट और परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी रिगार्डेड एज वॉइड। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी इसमें, एकदम ईजी क्वेश्चन था। होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अ स्टूडेंट वॉज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल हिज ब्रांड न्यू बाइक टू द लेटर एट अ प्राइस लेस देन द परचेज प्राइस टू सिक्योर मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट को उसकी टीचर ने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। कैसे इन्फ्लुएंस किया कि तुम्हारी ब्रांड न्यू बाइक मुझे कम प्राइस पर बेच दो, सो दैट आई विल गिव यू मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अकॉर्डिंगली द बाइक वॉज सोल्ड, हाउएवर द फादर ऑफ द स्टूडेंट परसुएडेड हिम टू सू हिज टीचर। जो बाबूजी हैं बच्चे की, उसने कहा कि क्या करके आ गया, अभी टीचर पर केस फाइल करो। वेदर द स्टूडेंट कैन सू द टीचर, इफ़ यस ऑन व्हाट ग्राउंड्स, क्या ये बच्चा इस टीचर पर केस फाइल कर सकता है, और अगर कर सकता है तो किस ग्राउंड पर। तो यहाँ पर ग्राउंड्स जो है वो क्या है हमारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन, ये सब किस में आते हैं, हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का कारण बनते हैं। ओके, सो सेक्शन 16 इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। Facts of the case: a student was induced by his teacher to sell his bike at less than the market price to secure more marks in the examination. However, later on he wanted to sue the teacher. Provisions: consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation or mistake. Okay. As per section 16 of IC 1872, a contract is said to be induced by undue influence where relation existing between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other. अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है, जब दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में और एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में, एक ऑथोरिटी की पोजीशन में है। इट कैन बी रियल और एपरेंट ऑथोरिटी। एंड ऑल्सो ही यूजेज द पोजिशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, और इस पोजिशन को किस लिए यूज़ किया गया है, अनफेयर एडवांटेज उठाने के लिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो टेकन। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज टर्म्ड एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसके ऑप्शन पर एनफोर्सिबल है, ये उस स्टूडेंट के ऑप्शन पर एनफोर्सिबल है, वो चाहे तो उसे एनफोर्स कराए चाहे तो इसे वॉइड करा दे। तो यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। एनालिसिस द रिलेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज सच that the teacher is in a position to dominate the will of the student. As a result, the consent of the student is caused by undue influence, hence the contract between them is avoidable at the option of the student. Contract क्या हो जाएगा, voidable हो जाएगा, किसके ऑप्शन पर, स्टूडेंट के ऑप्शन पर। Referring to the discussion above, student can sue the teacher as the contract is voidable. He can very well sue the teacher. क्या प्रोविजन अप्लाई हुआ, सेक्शन 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, वॉइडेबल है बिकॉज टीचर इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द स्टूडेंट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 7 फिनिश। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8 विच टॉक्स अबाउट फ्रॉड। राइट, Karan agreed to purchase wooden table for his study room from Mr. X. Table was in good condition and was examined by Karan before purchasing. He found no defects in it and paid rupees 20,000 for the table. Later on, it was found that one leg of the table is broken and Mr. X has pasted the wood and tried to hide the defects in the table. Can Karan return the table and claim the amount back? Discuss the same with reference to Indian Contract Act 1872. Fair enough. यहाँ पर हुआ ये है कि करण जो है उसने एक्स के साथ में एक अग्रीमेंट में एंटर किया कि मैं स्टडी रूम के लिए टेबल खरीद रहा हूँ, और उसके बदले में उसने 20,000 रुपीज़ पे किए। उसने जब टेबल ख़रीदा उस समय उसने उसे एकदम चेक किया,
वो टेबल एकदम गुड कंडीशन में था, लेकिन बाद में उससे पता चला घर पर जाकर कि टेबल का एक लेग जो था वो टूटा हुआ था और उसे पेस्ट किया गया था एक्स के द्वारा जस्ट टू हाइड द डिफेक्ट्स। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि क्या करण इस टेबल को रिटर्न कर सकता है और अपना अमाउंट वापस मांग सकता है या फिर नहीं मांग सकता है। तो अगर हम फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड में हमने कई चीज़ें पढ़ी थी। फ्रॉड इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट दैट इज़ नॉट ट्रू एंड द वन हु मेक्स इट बिलीव्स इट नॉट टू बी ट्रू। उसके अलावा हमने पढ़ा था एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। उसके अलावा हमने पढ़ा था प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट। उसके अलावा एनी एक्ट फिटेड टू रिसीव एंड जो फाइनली था वो हमारा था any other act declared by law specifically to be fraudulent, okay, expressly declared to be fraudulent। तो ये हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे फ्रॉड में। फ्रॉड का ये जो सेकंड पॉइंट था एक्टिव कंसीलमेंट, वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर किसी डिफेक्ट को, किसी चीज़ को, किसी मैटर को छिपाने की कोशिश की गई है एक्टिवली। तो यहाँ पर हमारा फ्रॉड का प्रोविज़न अप्लाई होगा और फ्रॉड के कारण कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। So facts of the case: Karan purchased a wooden table from Mr. X for rupees 20,000. Before purchasing it, it was examined by him and was found in good condition. Later on, he found that one leg of the table was broken. Mr. X has pasted the wood and tried to hide the defects. Provision कौन से applicable होंगे? As per section 17 of Indian Contract Act, a false representation of material facts when made intentionally to deceive the other party to induce him to enter into a contract is termed as fraud। अगर किसी मटेरियल फैक्ट को क्या किया गया है, फॉल्सली रिप्रेजेंट किया गया है सो दैट जो दूसरी पार्टी है वो क्या हो जाए, इंड्यूस हो जाए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, तो वो फ्रॉड कहलाता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 फर्दर स्टेट्स अबाउट एक्टिव कंसीलमेंट। When a party intentionally conceals or hides some material facts from the other party and makes sure that the other party is not able to know the truth, in fact makes the other party believe something which is false, then a fraud is committed। अगर कोई पार्टी क्या कर रही है, एक्टिवली किसी चीज़ को इंटेंशनली छिपा रही है, कंसील कर रही है सो दैट दूसरी पार्टी को वो चीज़ सच का पता नहीं चल पाए, या फिर वो एक तरीके से झूठ को बिलीव करा रही है। क्या झूठ है कि वो टेबल गुड कंडीशन में है, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, और इस चीज़ पर उसे बिलीव कराया जा रहा है कुछ ना कुछ चीज़ को छुपा कर, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। इन केस अ फ्रॉड इज कमिटेड द अग्रीड पार्टी गेट्स द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। जो अग्रीड पार्टी है उसके पास क्या आ जाएगा, ये राइट आ जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे, कैंसिल कर दे। इसके अलावा आप इससे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्टरनेटिवली अबव प्रोविजन कैन बी रिटन एज fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract. First, suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. Second, active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. Third, promise made without any intention of performing it. Fourth, any other act fitted to deceive. And fifth, any act or omission as the law specifically declares to be fraudulent। ये 5 फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। इन केस ऑफ फ्रॉड इज कमिटेड द अग्रीड पार्टी गेट्स द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 19 के हिसाब से एनालिसिस इन द प्रेजेंट केस, Karan has examined the study table before purchasing it from Mr. X and could not find any defect in the table as it was concealed by Mr. X। Here, Mr. X has actively concealed a fact, that is, he had the knowledge that the leg was broken, but he pasted it in such a way that it could not be discovered by Karan। तो यहाँ पर ये जो मिस्टर एक्स है, इन्होंने क्या किया, एक्टिवली किसी चीज़ को छिपाया है और इंड्यूस किया है करण को कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, राइट। तो ये हमारा कंक्लूजन बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, Karan can resign the contract and claim for compensation for the loss suffered due to fraud done by Mr. X। वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, रिसाइन कर सकता है और उसके अलावा कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए। तो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, A enters into a contract with B that he, that is A,
sells his house for rupees 10 lakh to B. Further, they both signed an agreement that if B uses the house for gambling purposes, then B shall pay rupees 50,000 to A. Okay, B agreed to this. However, after a year of sale, B started gambling business in that house. Can A claim rupees 50,000 from B? Discussed with reference to the provisions of Indian Contract Act 1872. ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ. ए ने बी को अपना घर बेचा 10 लाख रुपए में. उसके अलावा एक और अग्रीमेंट हुआ. एक और अग्रीमेंट ये हुआ कि अगर बी इस घर को गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज़ करता है, जो कि क्या होता है, इलीगल होता है. अगर गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज़ करता है तो बी को ए को एडिशनली 50,000 और पे करने पड़ेंगे. अभी 1 साल के बाद में बी ने गैम्बलिंग स्टार्ट कर दिया. क्या ए बी से ये 50,000 रुपये क्लेम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर प्रोविज़न कौन से अप्लाई होंगे? इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, सेक्शन नंबर 24. ऐसा अग्रीमेंट जिसकी एक ब्रांच तो क्या है, लीगल है, और दूसरी ब्रांच इलीगल है, या फिर एक पार्ट लीगल है और दूसरा पार्ट इलीगल है. तो जो लीगल पार्ट है उससे तो हम एनफोर्स कर सकते हैं, लेकिन इलीगल पार्ट को हम एनफोर्स नहीं कर सकते हैं. Facts of the case: B purchased a house from A for rupees 10 lakh. They further signed an agreement that if B uses the house for gambling purposes, then B shall pay A rupees 50,000 for it. After a year, B started gambling business in that house. Provisions: according to section 24 of Indian Contract Act, in an agreement where some part of the object is legal and the other part is illegal, the question arises about the validity and enforceability of such agreements. If any part of a single consideration for one or more objects, or any one or any part of any one of the several consideration for a single object is unlawful, the agreement is void. या तो क्या हो रहा है, सिंगल कंसीडरेशन के बदले में ऑब्जेक्ट क्या है, एक से ज़्यादा है, और वो जो सिंगल कंसीडरेशन है वो क्या है, इलीगल है, अनलॉफुल है. या फिर बहुत सारी कंसीडरेशन है एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए और वो जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, तो फिर उस केस में भी आपका जो अग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा. फर्दर, वेयर द लीगल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सीवियर फ्रॉम द इलीगल पार्ट. अगर आप लीगल पार्ट को इलीगल पार्ट से सीवियर कर पा रहे हो, अलग कर पा रहे हो, द बैड पार्ट में बी रिजेक्टेड, यानी कि इलीगल पार्ट को तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एंड द गुड वन कैन बी रिटेन्ड. यहाँ पर गुड पार्ट कौन सा है, घर को बेचने का पार्ट जो है अग्रीमेंट का वो पूरी तरीके से वैलिड है. लेकिन जो दूसरा पार्ट है उससे अगर गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है तो एडिशनल 50,000 रुपये दिए जाएंगे, तो वो पार्ट क्या है, वो इलीगल है, वो वॉइड हो जाएगा. बट वेयर द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सीवियर, द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल टुगेदर वॉइड. अगर आप इलीगल पार्ट को सीवियर नहीं कर पा रहे हो, अलग नहीं कर पा रहे हो, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही, अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा. एनालिसिस: इन द गिवन केस ए सेल्स द हाउस टू बी is a valid transaction as the sale of house and consideration paid for the same, that is rupees 10 lakh, is valid and enforceable. However, the agreement to pay rupees 50,000 for gambling done in the house is illegal and thus void. यहाँ पर लीगल पार्ट जो है वो सेपरेबल है, इलीगल पार्ट से लीगल को एनफोर्स कर दिया जाएगा, इलीगल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो हो जाएगा void. Conclusion: referring to the above discussion, it can be concluded that A cannot claim rupees 50,000 from B. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि बात करता है डैमेजेस से रिलेटेड, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेजेस. सीमा was running a boutique in New Delhi. She has to deliver some clothes to her friend Kiran, who was putting up an exhibition at Mumbai. Seema delivered the sewing machine and some clothes to a railway company to be delivered at a place where the exhibition was to be held. Seema expected to earn an exceptional profit from the sales made at this exhibition. However, she did not bring this fact to the notice of railway authority. The goods were delivered at the place after the conclusion of the exhibition. On account of such breach of contract by railway authorities, can Seema recover the loss of profit under Indian Contract Act 1872?
अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, सीमा जो है वो रहती है न्यू दिल्ली में, उनकी जो फ्रेंड है वो मुंबई में एक एग्जीबिशन लगाने वाली है, जिसके लिए सीमा ने स्विंग मशीन यानी कि सिलाई की मशीन और कुछ क्लोथ रेलवे कंपनी को दिया कि आगे वो उस एग्जीबिशन पर डिलीवर करें। और सीमा को ये एक्सपेक्टेशन थी कि उस एग्जीबिशन से वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगी, लेकिन उन्होंने ये बात रेलवे कंपनी को, वो जो कैरियर था, उसे नहीं इंटीमेट की। अब रेलवे कंपनी ने डिले कर दिया इस स्विंग मशीन और उस क्लोथ को वहाँ पर पहुँचाने में। एग्जीबिशन कंक्लूड हो गई, ख़त्म हो गई, उसके बाद में वो सामान, वो गुड्स उस जगह पर पहुँचे, जिसके कारण सीमा को क्या हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट उसने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, वो कमा नहीं पाई। तो क्या सीमा ये लॉस ऑफ प्रॉफिट रेलवे कंपनी से क्लेम कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है? तो अगर हम डैमेजेस की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डैमेज, जहाँ पर जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है वो रिकवर किया जाता है, जनरली डिफरेंस इन प्राइस के कारण या फिर कोई नॉर्मल सा लॉस हुआ है जो कि नेचुरली अराइज हुआ है ड्यू टू डिले या फिर ड्यू टू ब्रीच, तो वो क्लेम किया जा सकता है। फिर उसके बाद में हम स्पेसिफिक या फिर स्पेशल डैमेज पढ़ते हैं, जिसमें अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस प्रॉमिसी को या फिर प्रॉमिसर को, जो दूसरी पार्टी है, उससे अगर कम्युनिकेट की गई है, अगर वो कम्युनिकेट की गई है और फिर ब्रीच हुआ है, तो वो जो स्पेशल लॉस है उससे क्लेम किया जा सकता है, अदरवाइज क्लेम नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सीमा ने स्पेशल सर्कमस्टांसेस इंटीमेट नहीं किए। यहाँ पर सीमा ने रेलवे कंपनी को ये इंटीमेट नहीं किया है कि उसका इन गुड्स को पहुँचाने का वहाँ पर पर्पस क्या है, और अगर डिले हो जाता है तो किस तरीके से लॉस हो सकता है, ऐसा कुछ भी इंटीमेशन नहीं दिया गया है रेलवे कंपनी को। तो यहाँ पर क्या सीमा ये डैमेज रिकवर कर पाएगी? क्या ये लॉस ऑफ प्रॉफिट रिकवर कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेशल कोई भी सर्कमस्टांसेस इंटीमेट नहीं की गई थी। सो फैक्ट्स ऑफ द केस, सीमा डिलीवर्ड अ स्विंग मशीन एंड सम क्लोथ टू अ रेलवे कंपनी to be delivered at an exhibition, and Seema was to earn exceptional profit from sales at exhibition. However, she did not bring this fact to the notice of the railways authority and the goods were delivered after the conclusion of exhibition. Provisions section 73 to section 75 जो कि बात करते हैं डैमेज से रिलेटेड। डैमेज मीन्स अ सम ऑफ मनी क्लेम्ड और अवॉर्डेड इन कॉम्पनसेशन फॉर अ लॉस और इंजुरी। डैमेज का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है, कोई क्षति हुई है, तो उसका कॉम्पनसेट कराने के लिए आपको डैमेज दिए जाते हैं। वेन एवर अ पार्टी कमिट्स अ ब्रीच, द अग्रीड पार्टी कैन क्लेम द कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस सो सफर्ड बाय हिम। General damages are those which arise naturally in the usual course of things from the breach itself. किसमें हो रहे? नेचुरली अराइज हो रहे हैं। नेचुरली अराइज होना जरूरी है। इनडायरेक्ट या फिर रिमोट लॉस आप ऑर्डिनरी डैमेज में क्लेम नहीं कर सकते हो। केस लॉ कौन सा है? हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। Therefore, when breach is committed by a party, the defendant shall be held liable for all such losses that naturally arise in the usual course of business. Usual course of business में अगर arise हुए हैं तो आप वो claim कर सकते हैं। Such damages are called ordinary damages. However, special damages are those which arise in unusual circumstances affecting the aggrieved party, and such damages are recoverable only when special circumstances were brought to the knowledge of the defendant. यहाँ पे आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस को मेंशन करना, इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। If no special notice is given, then the aggrieved party can only claim the ordinary damages. Analysis: in the given case, Seema was to earn an exceptional profit out of the sales made at the exhibition. However, she never informed about it to the railway authorities. Since the goods were delivered after the conclusion of the exhibition, therefore Seema can recover only the loss arising in the ordinary course of business. Since no notice about special circumstances was given to the railway authority, she could not recover the loss of profit. Loss of profit वो recover नहीं कर पाएगी। Conclusion में एक line कि सीमा cannot recover the loss of profit under Indian Contract Act 1872.
तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 केस स्टडीज हम फिनिश कर चुके हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी केस स्टडी समझ में आ रही हैं। बढ़ते हमारे 11th केस पर। चंदन वॉज सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज एंड वॉज इन ग्रेट पेन। रिलेट करता है हमारे सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस से। चंदन जो है वो काफ़ी पेन में था, काफ़ी डिसीज से सफ़र कर रहा था। ही वेंट टू डॉक्टर झुंझुनवाला हुज कंसल्टेशन फी वॉज ₹300. The doctor agreed to treat him, but on the condition that Chandan had to sign a promissory note of ₹5,000 payable to doctor. डॉक्टर जो है उसने कहा कि मैं तुझे ट्रीट तो कर दूंगा, लेकिन तुझे एक प्रोमिसरी नोट मुझे साइन करके देना होगा 5,000 रुपये का। फीस कितनी है? 300 रुपये। और प्रोमिसरी नोट कितना साइन किया जा रहा है? 5,000 रुपये का। चंदन साइन द प्रोमिसरी नोट एंड गेव इट टू द डॉक्टर। ऑन रिकवरिंग फ्रॉम द डिसीज, चंदन अब ठीक हो गया। चंदन रिफ्यूज टू ऑनर द प्रोमिसरी नोट। चंदन ने कहा कि जा नहीं दे रहा हूँ पैसे। चंदन अब एकदम ठीक हो गया है। State with reasons can doctor recover the amount of promissory note under the provisions of Indian Contract Act 1872? क्या ये डॉक्टर साहब 5,000 रुपये का अमाउंट क्लेम कर पाएंगे? फीस कितनी थी? 300 रुपये। और प्रॉमिस कितना कराया गया पे करने का? 5,000 रुपये का। यहाँ पर डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में कौन सा रिलेशन है? एक ऑथोरिटी का रिलेशन है। यहाँ पर डॉक्टर जो है वो एक पोजीशन में है ऑथोरिटी की, जो कि वो पेशेंट पर एक्सरसाइज कर पा रहा है, क्योंकि ये जो पेशेंट है वो ग्रेट पेन में है, काफ़ी ज़्यादा डिसीज से सफ़र कर रहा है और अभी वो मेंटली केपेबल नहीं है। वो इस पोजीशन में है जिसकी विल को डोमिनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अप्लाई किया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट। फैक्ट्स ऑफ द केस: चंदन वॉज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज, साइंड अप promissory note to pay ₹5,000 to the doctor in consideration of treating him, whereas his consultation fees was ₹300 only. On recovering from the deceased, he refused to honor the promissory note. Provisions: Section 16 of Indian Contract Act provides that a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। और इस पोजीशन का यूज़ किस लिए किया गया है? अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। फर्दर, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन whose mental capacity is temporarily और permanently affected। क्या है? mental capacity जब आप बीमारी में होते हैं वो क्या है? या तो temporarily affect हो चुकी या फिर permanently काफ़ी ज़्यादा टाइम से बीमार है, तो हो सकता है कि वो permanently क्या हो? affected हो by reason of age, illness, mental और bodily distress। यहाँ पर क्या हुआ है? bodily distress के कारण इस पर्सन की mental capacity क्या थी? कुछ टाइम के लिए affected थी और उसने promissory note साइन कर दिया। Section 19A provides that when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। अगर consent जो है वो undue influence के द्वारा ली गई है तो फिर agreement agreed party की option पर voidable हो जाएगा। Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid has received any benefit thereunder। ये बात ध्यान देने की है। इस अग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो क्या किया जा सकता है? पूरी तरीके से सेट असाइड कर दिया जाए, पूरी तरीके से एक तरफ कर दिया जाए। लेकिन क्या यहाँ पर पूरी तरीके से इसे सेट असाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्यों? पूरी तरीके से सेट असाइड तो तब किया जाता है जब दोनों पार्टी का प्रॉमिस अभी परफॉर्म ही नहीं हुआ है, दोनों पार्टीज ने अपना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट तो दिया है, तो डॉक्टर की तरफ का प्रॉमिस तो फुलफिल हो चुका है। अभी चंदन की तरफ का प्रॉमिस परफॉर्म होना बाकी था, लेकिन क्योंकि वॉइडेबल था तो मैटर गया कोर्ट के पास में। अब क्या कोर्ट इसे पूरी तरीके से सेट असाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि चंदन ने कुछ ना कुछ बेनिफिट रिसीव किया है। ओके, सो अगर अग्रीड पार्टी ने कोई बेनिफिट रिसीव किया है तो फिर उस केस में अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस
एज द कोर्ट में सीम जस्ट, कोर्ट को जैसे सही लगेगा उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराएगा। तो अभी यहाँ पर चंदन ने ये ट्रीटमेंट ले लिया है, तो कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा, 300 रुपये की जो डॉक्टर की फीस है वो उससे दिलवाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कराएगा, 5000 रुपये उससे नहीं लिए जाएंगे। एनालिसिस फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस, Chandan signed the promissory note under undue influence applied by doctor. The contract will be regarded as voidable at the option of Chandan. Hence, Chandan will not be bound to honor the promissory note. Further, where Chandan may be directed to pay the usual consultation fee to the doctor as he has received benefit under a voidable contract. चंदन को जो बेनिफिट रिसीव हुआ है वो उसे रिफंड करना पड़ेगा, उसका उसे एक तरीके से कंपनसेट करना पड़ेगा। कंक्लूजन, झुनझुनवाला कैन नॉट रिकवर द अमाउंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट बट ही कैन क्लेम हिज नॉर्मल कंसल्टेशन फी फ्रॉम चंदन। झुनझुनवाला जी जो है वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कंसल्टेशन फी को ज़रूर रिकवर कर सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो कि बात करता है हमारी जनरल ऑफर से। मिस्टर असीम इज अ लर्न्ड एडवोकेट, हिज कार वॉज स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस। He gave an advertisement in newspaper that he will give the reward of ₹10,000 who will give the information about his car. असीम जो है एक एडवोकेट है, उसकी जो कार है उसके घर से चोरी हो गई और उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया कि वो 10,000 रुपये का रिवॉर्ड देगा जो भी पर्सन उसकी इंफॉर्मेशन देगा उसे। मिस्टर विक्रम रीड्स द एडवर्टीजमेंट एंड मेकिंग some efforts got the stolen car and informed Mr. असीम। अब विक्रम जो है उसे कार का पता चल गया, उसने क्या किया था, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसने कुछ एफर्ट्स लगाए और उसे इंफॉर्मेशन मिल गई कार की, जो कि उसने असीम को दे दी। मिस्टर असीम फाउंड हिज कार बट डिनाइड गिविंग रिवॉर्ड ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर विक्रम विद द वर्ड्स that an advertisement in newspaper is just an invitation to make an offer and not an offer। अभी जो असीम है वो मुकर गया और उसने कहा कि जो एडवर्टीजमेंट होता है वो ऑफर होता ही नहीं, वो तो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। Hence he is not liable to make the reward. State with reasons whether under Indian Contract Act Mr. Vikram can claim the reward of ₹10,000. Yes, he can very well claim the reward because we have a case law का reference Carlyle versus Carbolic Smoke Ball। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, जिसमें अगर आप किसी रिवॉर्ड को एडवर्टीज कर रहे हैं, रिवॉर्ड अनाउंस कर रहे हैं, तो उस केस में आपको वो अमाउंट देना पड़ेगा। इट विल बी टर्म्ड एज अ जनरल ऑफर और इस जनरल ऑफर को कोई भी पर्सन पब्लिक का एक्सेप्ट कर सकता है अगर वो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेता है, उस टर्म्स एंड कंडीशन को, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर ये जो विक्रम है वो इस रिवॉर्ड को क्लेम कर सकता है। फैक्ट्स ऑफ द केस, मिस्टर असीम गिव एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर अनाउंसिंग अ रिवॉर्ड ऑफ ₹10,000 to anyone who will give information about his stolen car. Mr. Vikram read the information and found the car, but Mr. Asim denied giving him the reward. Provisions and invitation to offer is different from offer. Quotations, menu cards, price tags, advertisement in newspaper for sale are not offer. These are merely invitation to public to make an offer. An invitation to offer is an act precedent to making an offer। पहले हमने invitation to offer को डिफाइन किया क्योंकि यहाँ पर इस एडवोकेट ने क्या कहा है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो क्या है, invitation to offer है। Acceptance of an invitation to offer does not result in the contract and only an offer emerges in the process of negotiation. But there is an exception to the above provisions when advertisement in newspaper is made for reward। जब भी आप रिवॉर्ड दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, इट इज़ जनरल ऑफर टू पब्लिक। जनरल ऑफर इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड hence anyone can accept and do the desired act. Anyone performing the conditions of the offer can be considered to accepted the offer until the general offer is retracted or withdrawn। जब तक कि उस जनरल ऑफर को विड्रॉ नहीं कर दिया जाता है, कैंसिल नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी पर्सन पब्लिक का चाहे तो क्या कर सकता है, उस
उस ऑफर में दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करके ये क्लेम कर सकता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है उसे, और वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है। It can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. केस लॉ कौन सा है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। Analysis: in the given case, the offer made by Mr. Asim is a general offer and not an invitation to offer. Mr. Vikram, who reads such offer and performs the desired act, will be considered to have accepted the offer. Mr. Asim cannot deny giving the reward to Mr. Asim as a valid contract came into existence between Mr. Asim and Mr. Vikram. यहाँ पर ये जो एडवोकेट है असीम, वो डिनाई नहीं कर सकता है, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। कंक्लूजन: मिस्टर असीम इज बाउंड टू पे द रिवॉर्ड अमाउंट टू मिस्टर विक्रम। तो ये हो गया हमारा जनरल ऑफर का एक केस, जिसमें अगर कोई भी पर्सन किसी जनरल ऑफर को, किसी ऐसे रिवॉर्ड की एडवर्टीजमेंट को पढ़ लेता है और फिर उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं उससे सेटिस्फाई कर लेता है, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाता है, सामने आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो यहाँ पर वो जो पार्टी है जिसने एडवर्टीजमेंट दिया है, जिसने रिवॉर्ड अनाउंस किया है, वो उस अवार्ड को, उस रिवॉर्ड को देने के लिए लायबल होगा। तो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स हेड ऑन टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, that is related to contingent contract. PQR, a hospital in Delhi, recruits Dr. A on contract basis for a period of 3 months. The hospital management promises to pay Dr. A a lump sum amount of ₹1 lakh if Dr. A tests positive for novel coronavirus COVID-19 during the contract period of 3 months. Identify the type of contract and highlight the rule of enforcement. Also, what will happen if Dr. A does not contract COVID-19? यहाँ पर एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, PQR हॉस्पिटल। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, डॉक्टर ए नाम के एक पर्सन को रिक्रूट किया है एज अ डॉक्टर सर्विस देने के लिए 3 महीने के लिए। साथ में हॉस्पिटल ने ये भी प्रॉमिस किया है कि इफ़ इन एनी केस अगर उस डॉक्टर को कोविड हो जाता है तो हॉस्पिटल जो है 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट पे करेगा इस डॉक्टर को। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अलावा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसका, उसे किस तरीके से एनफोर्स किया जा सकता है, और अगर एक को कोविड नहीं होता है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या रेपरकशंस होंगे। तो यहाँ पर क्या, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि किस पर डिपेंड करता है? किसी इवेंट के होने या फिर नहीं होने पर, ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग विच इज कोलैटरल टू द मेन इवेंट। तो फैक्ट्स ऑफ द केस: PQR हॉस्पिटल रिक्रूट्स डॉक्टर ए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। फर्दर, मैनेजमेंट promises to pay an amount of ₹1 lakh if Mr. A tests positive during the contract period. Provisions: Section 31 of Indian Contract Act provides that a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. कोई इवेंट जो कि क्या है, इस मेन कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, कोलेटरल है, वो अगर होता है या फिर नहीं होता है, उस पर किसी चीज़ का करना या फिर नहीं करना डिपेंड होता है, वो कहलाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Section 35 says that contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a specified time or fixed time becomes void if at the expiration of the time fixed such event has not happened or if before the time such event becomes impossible. अगर कुछ करने या फिर कुछ नहीं करने का अग्रीमेंट किया गया है जो कि डिपेंड करता है एक स्पेसिफाइड इवेंट के होने में, ओके, एक फिक्स टाइम में अगर आपको कोविड हो गया तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे। तो ये जो फिक्स टाइम है उसके अंदर अगर कोविड हो जाता है तो 1 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। अगर इस फिक्स टाइम में 3 महीने में अगर कोविड नहीं होता है तो फिर उस केस में 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। या फिर इस फिक्स टाइम के अंदर उस चीज़ का होना ही इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल कैसे हो जाएगा कोविड का होना? अगर वो पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, किसी एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई, तो अब तो कोविड होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया।
तो एक फिक्स्ड टाइम में किसी इवेंट के होने पर कोई कॉन्ट्रैक्ट का करना या फिर नहीं करना डिपेंड करता है, तो फिर उस केस में अगर वो इवेंट उस फिक्स टाइम में नहीं होता है या फिर ड्यूरिंग दैट फिक्स टाइम वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो ये जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा वॉइड। ओके, तो ये था हमारा रूल ऑफ एनफोर्समेंट, ये था हमारा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस। इन द इंस्टेंट केस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन PQR हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ए is a contingent contract because the promisor PQR hospital need to perform his obligation of paying Dr. A the lump sum amount of rupees 1 lakh only if he contracts with COVID-19 within a span of 3 months। अगर उससे COVID-19 होता है 3 महीने में तो ही 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। So conclusion, in case if Dr. A does not contract COVID-19 then the contract stands void automatically। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या होगा अगर उसे कोविड नहीं हुआ तो अगर कोविड नहीं हुआ 3 महीने में तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट था, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि किसी स्पेसिफाइड इवेंट के एक फिक्स टाइम में होने या फिर नहीं होने पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। मिस्टर श्याम owned a motor car. He approached Mr. Harish and offered to sell his motor car for rupees 3 lakh. Mr. Sham told Mr. Harish that the motor car is running at the rate of 20 km per liter of petrol. Both the fuel meter and the speed meter of the car were working perfectly. Mr. Harish agreed with the proposal of Mr. Sham and took delivery of car by paying rupees 3 lakh to Mr. Sham. After 10 days, Mr. Harish came back with the car and stated that the claim made by Mr. Sham regarding fuel efficiency was not correct. Therefore, there was a case of misrepresentation referring to the provisions of Indian Contract Act. Decide and write whether Mr. Harish can sign the contract on the above ground. यहाँ पर श्याम जो है उसके पास में एक कार है, मोटर कार है, उसने हरीश को अप्रोच किया और कहा कि मैं अपनी कार तुम्हें सेल करना चाहता हूँ, कितने रुपए के लिए, 3 लाख रुपए के लिए। अभी श्याम ने उस कार की माइलेज बताई कितना, 20 किलोमीटर पर लीटर की मेरी कार, ये जो कार मैं बेचने जा रहा हूँ वो 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चल जाती है। ओके, अभी यहाँ पर हरीश जो है उसने कार की डिलीवरी ले ली और उसके बाद में उसने क्या किया, उसने 3 लाख रुपए पे कर दिए। 10 दिन बाद हरीश जो आता है वो वापस आता है श्याम के पास में, ये बोलते हुए कि तुमने जो माइलेज बताया था ना वो गलत बताया था, इसलिए अभी तुमने मेरे साथ में मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं रिसाइन करना चाहता हूँ और मेरे पैसे मुझे वापस दो। तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि क्या ये जो हरीश है वो ऐसा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। सोचो, क्या हरीश ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इनकरेक्ट बताई गई है, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड मीटर है और फ्यूल मीटर है वो एकदम सही काम कर रहे हैं। इसका मतलब हरीश जो है उसके पास में ऑर्डिनरी मीन्स से जो ट्रूथ है उसे डिस्कवर करने का चांस था, अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर हरीश की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब वो कार की डिलीवरी ले रहा था उससे पहले वो टेस्ट ड्राइव लेता, वो फ्यूल एफिशिएंसी को चेक करता और उसके बाद में वो डिलीवरी लेता, उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने कोई चेक नहीं किया, उसने कोई टेस्ट ड्राइव नहीं लिया और डायरेक्टली कार की डिलीवरी ले ली। तो अगर यहाँ पर ऑर्डिनरी प्रूडेंस से चांस था ट्रूथ को डिस्कवर करने का और फिर भी ट्रूथ को नहीं पता लगाया जा सकेगा तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। फैक्ट्स ऑफ द केस पढ़ते हैं। मिस्टर श्याम ऑफर टू सेल हिज मोटर कार टू मिस्टर हरीश फॉर रुपीज 3 lakh, stating the fuel efficiency was 20 km per liter of petrol. Mr. Harish took the delivery and later on got to know that the fuel efficiency was incorrect and wanted to resign the contract on the ground of misrepresentation. Provisions as per section 19 of Indian Contract Act.
When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. यानी कि अग्रीड पार्टी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा. A party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representations made had been true. अगर मिसरेप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड होता है तो जो अग्रीड पार्टी है वो क्या कर सकती है, वो इंसिस्ट करती सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए और उसी तरीके से परफॉर्म किया जाए कि अगर जो झूठ बोला गया है वो अगर झूठ सच होता तो मैं किस पोजीशन में होता, उसी पोजीशन में मुझे रखा जाए. तो इस तरीके से अगर अग्रीड पार्टी चाहे तो क्या कर सकती है, इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पर इंसिस्ट कर सकती है. लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका, इफ सच कंसेंट वॉज कॉज्ड बाय मिसरेप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was caused and had the means of discovering the truth with ordinary diligence. यानी कि अगर जो पार्टी है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, ठीक है, जिसकी कंसेंट क्या थी, मिसरेप्रेजेंटेशन के द्वारा ली गई थी, अगर उसके पास में क्या था, ऑर्डिनरी मीन्स से ट्रूथ को डिस्कवर करने के चांसेस थे, अपॉर्चुनिटी थी, तो फिर उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा. बिकॉज लॉ एक्सपेक्ट्स यू टू बी अ रैशनल पर्सन, अ रीजनेबल पर्सन, एक डिलीजेंट पर्सन आपसे होना एक्सपेक्ट किया जाता है लॉ के द्वारा कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आप डिलीजेंटली आप अपना थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल कीजिए. तो अगर आपने वो नहीं किया है तो फिर उस केस में आपको ऐसा कोई चांस नहीं मिलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकें आप. एनालिसिस इन द गिवन सिचुएशन, बोथ द फ्यूल मीटर एंड द स्पीड मीटर ऑफ द कार वेर वर्किंग परफेक्टली. Even if the claim made by Mr. Sham was incorrect, Mr. Harish had the means of discovering the truth with ordinary diligence. Therefore, the contract is not voidable. अब conclusion क्या निकलता है, हरीश कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. हरीश जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकता है बिकॉज उसके पास मीन्स थे जिससे वो ट्रूथ को ऑर्डिनरी डिलीजेंस से समझ सकता था, पता लगा सकता था, डिस्कवर कर सकता था. तो आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त कोई ऐसा काम हुआ है जो कि जहाँ पर अग्रीड पार्टी के पास में ये अपॉर्चुनिटी थी, ये मीन्स थे कि वो सच्चाई का पता लगा सके और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने ना चेक किया उस चीज़ को खरीदने से पहले, ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने डिलीजेंटली काम नहीं किया, तो फिर उसे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे. तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 14. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज डिस्कशन. Question number 15 talks about Mr. S and Mr. R. They made a contract wherein Mr. S agreed to deliver paper cup manufacturing machine to Mr. R and to receive payment on delivery. On the delivery date, Mr. R did not pay the agreed price. Decide whether Mr. S is bound to fulfill his promise at the time of delivery. S and R के बीच में agreement हुआ है. S ने अग्री किया कि वो एक पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग मशीन डिलीवर करेगा आर को. अभी ड्यू डेट पर आर ने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो क्या एस जो है वो बाउंड है अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए? यहाँ पर आ जाता है हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का प्रोविज़न, जहाँ पर दो लोगों को साइमल्टेनियसली अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है एंड वन ऑफ द पार्टी इज़ नॉट रेडी और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस, then the other party will be absolved from all his obligations. तो यहाँ पर फैक्ट ऑफ द केस पढ़ते हैं. मिस्टर एस अग्रीड विद मिस्टर आर टू डिलीवर अ certain machine on a certain date and receive payment on delivery. However, Mr. R did not pay the agreed price. Provisions as per section 51 of Indian Contract Act. When a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, no promisor needs to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise.
Such promises constitute concurrent conditions and the performance of one of the promise is conditional on the performance of the other. एक पर्सन का प्रॉमिस दूसरे पर्सन के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है. If one of the promise is not performed, the other two need not be performed. तो यहाँ पर अगर R पेमेंट नहीं कर रहा है, अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए वो रेडी नहीं है, विलिंग नहीं है, तो यहाँ पर S जो है वो भी अपने ऑब्लिगेशन से एब्जॉल्व हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी भी नहीं बचेगी. एनालिसिस इन द गिवन केस मिस्टर आर डिड नॉट पे द अग्रीड प्राइस ऑन डिलीवरी डेट, हैंस मिस्टर एस need not perform his part of the promise, hence Mr. S will be excused from performing his part of promise and also he can claim damage from Mr. R due to non-performance. Conclusion, Mr. S is not bound to fulfill his promise. एकदम सीधा साधा क्वेश्चन था. अगर दो पर्सन्स ने परफॉर्मेंस में से मना कर दिया है, एकदम सीधा साधा सा क्वेश्चन था. अगर दो पर्सन्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं, और उस केस में अगर एक पर्सन अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है, विलिंग नहीं है, देन अदर पार्टी डज नॉट नीड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और हिज ऑब्लिगेशन. तो यहाँ हो जाते हैं हमारे 15 केसेस फिनिश. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 15 क्वेश्चंस को देखेंगे, एड्रेस करेंगे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.